कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद अब देश में रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। 30 जुलाई को नागपुर में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अगेंस्ट रैली की गई। कुछ ही दिन बाद लखनऊ, विशाखापट्टनम और जयपुर में भी रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट किए गए। 3 अगस्त को जयपुर में श्री राजपूत करनी सेना के हजारों सपोर्टर सड़कों पर आ गए, पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन की और बाद में करनी सेना ने बीजेपी को वोट ना देने तक की बात बोल दी। अब ये तो वो प्रोटेस्ट हैं जो सड़कों पर हो रहे थे, लेकिन इसी के साथ दूसरी ओर अब सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम का कैंपेन भी लाखों लोगों तक पहुंच रहा है और कास्ट की जगह लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पर उनको रिजर्वेशन देने की डिमांड उठा रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद अब अचानक से सड़कों और सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन का इशू एकदम से क्यों देखने को मिल रहा है। जो ये अलग अलग प्रोटेस्ट हुए हैं इन शहरों में, क्या ये एक साथ मिलकर एक बड़े नेशन वाइड एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट की शुरुआत कर सकते हैं? क्या इंडिया में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को इनकम बेस्ड सिस्टम के साथ रिप्लेस करना लीगली पॉसिबल भी है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये रिजर्वेशन वाला मूवमेंट और बड़ा होता है तो आने वाले इलेक्शंस में इस इशू के पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स कितने सीरियस हो सकते हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मतलब नीट यूजी पेपर लीक और उसकी वजह से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे वहां तक। सीजेपी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान हर्ष दुबे नाम का ये बंदा टीवी डिबेट में काफी वायरल हो गया। अब ये वायरल क्यों हुआ? क्योंकि इसने ये बात बोल दी कि जब एग्जाम सिस्टम की प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन होती है तब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की सीट्स, रिजर्वेशन का प्रेशर और उनके ऊपर जो एकेडमिक स्ट्रेस होता है उसको सीरियसली डिस्कस नहीं किया जाता। जल्द ही इनको सोशल मीडिया पर काफी अटेंशन मिलने लगा, इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, इन्होंने कई सारी और इंटरव्यूज दी और फिर इन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट करने की बात भी कही। इसी दौरान 25-26 जुलाई को जब सीजेपी प्रोटेस्ट धीरे धीरे कूल डाउन हो रहे थे तो एक और टर्म निकलकर सामने आई जिसका नाम था रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन बेसिकली एक इंस्टाग्राम पेज है जिसको वेदांत नाम के एक स्टूडेंट ने शुरू किया था। खैर धीरे धीरे ये पेज काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा। अजीत भारती, आनंद रंगनाथन और अनुराधा तिवारी जैसे ऑनलाइन कमेंटेटर्स और पब्लिक फिगर्स भी इस इंस्टाग्राम पेज को शेयर और सपोर्ट करने लगे, जिसकी वजह से इस पेज का जो मैसेज था वो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा। आज के टाइम पर इस पेज के फॉलोअर्स 5.8 मिलियन हो चुके हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर किसी पेज के इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाएंगे या इन सभी के पॉलिटिकल व्यूज सेम होंगे। इससे बस ये समझ आता है कि ये एक सीरियस इशू है जिस पर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो देश में एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हुए हैं उनको हम एक नेशन वाइड कैंपेन नहीं कह सकते, क्योंकि आप देखिए कि हर्ष दुबे अपनी तरफ से एक अलग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, जबकि करनी सेना का प्रोटेस्ट यूजीसी के रेगुलेशंस, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कुछ डिमांड्स और राजस्थान की अपनी सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन के अराउंड चल रहा है। मतलब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अगेंस्ट जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके लीडर सेम नहीं है, प्रोटेस्ट करने का तरीका भी सेम नहीं है और जो फाइनल सॉल्यूशन ये सभी लीडर्स चाह रहे हैं वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं है। अनलाइक सीजेपी प्रोटेस्ट जिनको बस मेनली इनका रेजिग्नेशन चाहिए था और मोदी जी का भी। इस वीडियो में जो हमने देश के अलग अलग शहरों में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में बात की थी, उन प्रोटेस्ट्स में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अलावा एक और इशू के खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही थी। कहने का मतलब ये है कि लखनऊ और जयपुर के प्रोटेस्ट में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के साथ यूजीसी के एक नए रेगुलेशन का भी काफी ज्यादा विरोध किया जा रहा था। तो चलिए पहले यूजीसी के बारे में बात करते हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 13 जनवरी 2026 को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए एक नया रेगुलेशन नोटिफाई किया था जिसका नाम था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। अब ये नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है लेकिन इसका पर्पस काफी सिंपल था। ये रेगुलेशन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ या डिसएबिलिटी के बेसिस पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए और अगर इनके रिलेटेड कोई कंप्लेंट आती है तो उसको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए बनाया गया था। मतलब ये रेगुलेशन एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए नई रिजर्व्ड सीट्स क्रिएट करने के लिए या एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन परसेंटेज को
इंक्रीज करने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाना था, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, 24 घंटों की हेल्पलाइन, कंप्लेंट पोर्टल, काउंसलिंग सपोर्ट, रेगुलर रिपोर्ट्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स इंक्लूड किए जाने थे। और इक्विटी कमेटी में तो इंस्टीट्यूशन के हेड, सीनियर टीचर्स, स्टाफ, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स और स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई थी, ताकि जो कंप्लेंट्स हैं उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। और इन सब चीजों की मॉनिटरिंग यूजीसी करता। अगर कोई इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता तो यूजीसी उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता था। अब सुनने में तो ये रेगुलेशंस काफी एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स वाले लगते हैं, लेकिन इनको लेकर जो कंट्रोवर्सी थी वो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को लेकर शुरू हुई। इस रेगुलेशन के क्लॉज 3C में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को मेनली SC, ST और OBC कम्युनिटीज के मेंबर्स के अगेंस्ट कास्ट या ट्राइब के बेसिस पर होने वाली डिस्क्रिमिनेशन की तरह डिफाइन किया गया था। और इसी बात को लेकर खास तौर पर जनरल कैटेगरी वाले लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। उनका सवाल ये था कि अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की स्पेसिफिक डेफिनेशन SC, ST और OBC तक ही लिमिटेड रखी गई है, तो ऐसे में अगर किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ उसकी कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसके लिए इस रेगुलेशन में सेम लेवल की प्रोटेक्शन कहां दी गई है। और इस रेगुलेशन को लेकर जो दूसरा कंसर्न था वो फॉल्स कंप्लेंट्स को लेकर था। ओपोनेंट्स का कहना था कि अगर किसी स्टूडेंट या टीचर के अगेंस्ट जानबूझकर किसी SC या ST स्टूडेंट के द्वारा फॉल्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट कर दी जाए, तो इस चीज को रोकने के लिए रेगुलेशंस में क्लियर सेफगार्ड भी होने चाहिए। अब बात तो सही है, लेकिन जो लोग इस रेगुलेशन को सपोर्ट करें उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इस रेगुलेशन के रूल्स का मेन पर्पस उन कम्युनिटीज को स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन देना है जिनके अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हिस्टोरिकली भी होता रहा है और आज भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से ऐसी कंप्लेंट्स सामने आती रहती हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस रेगुलेशन में जनरल डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन काफी वाइड रखी गई थी। मतलब किसी भी स्टूडेंट या स्टेक होल्डर के अगेंस्ट कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ या डिसएबिलिटी के बेसिस पर अनफेयर ट्रीटमेंट को डिस्क्रिमिनेशन माना गया था। इसलिए एक तरफ तो जनरल डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन सबको कवर करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की स्पेसिफिक डेफिनेशन के SC, ST और OBC तक लिमिटेड होने की वजह से कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। खैर, आगे जाकर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने UGC के इन इक्विटी रेगुलेशंस पर स्टे लगा दी। कोर्ट ने इनिशियल हियरिंग्स में ये कंसर्न खड़ा किया कि इसके कुछ प्रोविजंस की लैंग्वेज अनक्लियर हो सकती है, जिसके साथ रेगुलेशंस के मिसयूज का रिस्क भी पैदा हो सकता है। तो बेसिकली कंट्रोवर्सी रिजर्वेशन परसेंटेज को लेकर नहीं, बल्कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की स्पेसिफिक डेफिनेशन और उसके पॉसिबल मिसयूज को लेकर है। और इसी वजह से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और UGC इक्विटी रेगुलेशंस का इशू करंट एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट के साथ कनेक्ट हो गया। अब देश में प्रोटेस्ट कहां हो रहे हैं या हुए हैं ये तो हमें पता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन और रिजर्वेशन के अगेंस्ट आवाज उठा रहे ये लोग एक्चुअली सिस्टम में चेंज क्या करना चाहते हैं। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी RHA ने अपनी कुछ डिमांड्स या प्रपोजल्स रखे हैं। इनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि रिजर्वेशन देने का मेन बेसिस कास्ट नहीं बल्कि फैमिली इनकम और इकोनॉमिक कंडीशंस होनी चाहिए। मतलब बेनिफिट सिर्फ उस बंदे को मिले जिसको सच में फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन वन फैमिली वन रिजर्वेशन वन टाइम की बात करता है। सिंपल भाषा में बात करें तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि एक ही फैमिली को जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिजर्वेशन का बेनिफिट ऑटोमेटिकली नहीं मिलना चाहिए। अगर फैमिली के अंदर किसी मेंबर या किसी एक जनरेशन को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल चुका है तो उसकी अगली जनरेशन को बेनिफिट देने से पहले उस फैमिली की करंट इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशंस दोबारा से चेक की जानी चाहिए। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की ये भी डिमांड है कि सभी कास्ट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेम होने चाहिए और अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट सूटेबल कैंडिडेट ना मिलने की वजह से खाली रह जाती है तो उस सीट को जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ओपन किया जाना चाहिए। बाकी इसके अलावा रिजर्वेशन को परमानेंटली बिना रिव्यू के ना चलाया जाए बल्कि एजुकेशनल और सोशल इनइक्वालिटी जैसे जैसे कम होती जाए वैसे वैसे रिजर्वेशन की जरूरतों को
दोबारा से रिव्यू किया जाए और फ्यूचर में फैमिलीज की कंडीशंस इंप्रूव होने पर रिजर्वेशन को ग्रेजुअली कम किया जाए या खत्म कर दिया जाए। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की एक डिमांड पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर भी है। इनका कहना यह है कि इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज को नए रिजर्वेशन देने या एग्जिस्टिंग कोटा परसेंटेज को इंक्रीज करने के जो प्रोमिसेस किए जाते हैं उनको रोका जाना चाहिए। अब सुनने में तो RHA की जो डिमांड्स और प्रपोजल्स हैं वो काफी सिंपल लग सकते हैं, लेकिन जब इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वन फैमिली वन रिजर्वेशन में फैमिली किसको माना जाएगा, पेरेंट्स और बच्चों को या ज्वाइंट फैमिली को भी, और रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने का क्या मतलब होगा, कॉलेज में रिजर्व सीट मिलना, स्कॉलरशिप मिलना या गवर्नमेंट जॉब मिलना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी गरीब फैमिली के एक बच्चे को रिजर्वेशन की वजह से कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन उसके साथ उसकी पूरी फैमिली की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन तो एकदम से चेंज नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब होगा कि उसके भाई बहन या नेक्स्ट जनरेशन रिजर्वेशन के लिए ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाएंगे। और इसी तरह अगर रिजर्वेशन को इनकम के बेसिस पर देना है तो किसी फैमिली की एक्चुअल इनकम एक्यूरेटली कैसे चेक होगी, खास तौर पर इंडिया जैसे देश में जहां बहुत सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और उनकी फिक्स्ड सैलरी या प्रॉपर इनकम के रिकॉर्ड नहीं होते। अब आते हैं लीगल सवाल पर। अगर कल को गवर्नमेंट डिसाइड करे कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हटाकर सिर्फ इनकम के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाएगा तो क्या इतना बड़ा चेंज आसानी से हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन को सिर्फ गरीबी खत्म करने वाला सिस्टम नहीं मानता। कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्टिकल्स गवर्नमेंट को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जैसे कि SC और ST के लिए एजुकेशन में स्पेशल प्रोविजंस बनाने की परमिशन देते हैं। और आर्टिकल 16(4) गवर्नमेंट जॉब्स में उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन अलो करता है जिनकी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट सर्विसेज में कम है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन का लॉजिक सिर्फ ये नहीं है कि कोई इंसान अमीर है या गरीब। यहाँ पर यह बात भी इंपॉर्टेंट है कि किसी कम्युनिटी की सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस और इंस्टीट्यूशंस में उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है। और अब ऐसा भी नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनकम बेस्ड रिजर्वेशन को अलो ही नहीं करता। 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 के थ्रू आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) ऐड किया गया था, जिसके बेसिस पर EWS कैटेगरी के एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में 10% तक रिजर्वेशन का प्रोविजन बनाया गया था। यह रिजर्वेशन उन लोगों के लिए जो SC, ST और OBC रिजर्वेशन के अंडर नहीं आते लेकिन इकोनॉमिकली कमजोर हैं। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की मेजोरिटी के साथ EWS रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल माना था, यानी इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पर रिजर्वेशन देना लीगली पॉसिबल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को हटाकर पूरा सिस्टम सिर्फ इनकम के बेसिस पर ही चला दिया जाएगा। इसलिए आज के टाइम पर इंडिया में 2 पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं, एक सोशल बैकवर्डनेस और रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर और दूसरा इकोनॉमिक वीकनेस के बेसिस पर, यानी EWS रिजर्वेशन। अब अगर पूरे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को इनकम बेस्ड सिस्टम से रिप्लेस करना हो तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाल देना काफी नहीं होगा, क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ कॉलेज एडमिशन या एक गवर्नमेंट जॉब रूल तक ही लिमिटेड नहीं है। एजुकेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशंस, इलेक्टेड बॉडीज और अलग अलग स्टेट्स के रिजर्वेशन सिस्टम्स अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लॉज, कोर्ट की जजमेंट्स और रूल्स के अंडर चलते हैं। इसलिए पूरे सिस्टम को फंडामेंटली चेंज करने के लिए पार्लियामेंट को लॉ बदलने पड़ सकते हैं, कुछ केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ सकता है और स्टेट्स को भी अपने लॉ चेंज करने पड़ सकते हैं। बाकी जो दूसरे प्रपोजल्स डिस्कस हो रहे हैं, जैसे वेकेंट रिजर्व सीट को जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर करना, सबके लिए सेम मिनिमम मार्क्स रखना, एक फैमिली को लिमिटेड रिजर्वेशन बेनिफिट देना या रिजर्वेशन पर सनसेट क्लॉज लगाना, तो इन सब के लिए भी एक सिंपल सा सिंगल रूल नहीं बन सकता। इसलिए प्रोटेस्ट्स में उठाए जाने वाली डिमांड काफी सिंपल लगती हैं, लेकिन उनको एक्चुअल लॉ में कन्वर्ट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि क्या देश में रिजर्वेशन सिस्टम को रिव्यू करने या रिफॉर्म करने की डिमांड पहली बार उठाई जा रही है? तो इसका जवाब है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले भी रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस और रिफॉर्म्स को एग्जामिन कर चुकी है, लेकिन उन एफर्ट्स का पर्पस
कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को हटाकर इनकम बेस्ड सिस्टम को लेकर आना नहीं था। फॉर एग्जाम्पल 2017 में इनकी चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाया गया था जिसका मेन फोकस सेंट्रल ओबीसी कोटा पर था। कंसर्न ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो एक बड़ा हिस्सा है वो सिर्फ इकोनॉमिकली अच्छी पोजीशन वाली ओबीसी कम्युनिटीज को ही बार बार मिल रहा हो और जो ज्यादा बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उन तक जो बेनिफिट हैं वो कंपैरेटिवली कम पहुंच रहे हो। तो इस प्रॉब्लम को देखने के लिए कमीशन को ओबीसी कम्युनिटीज की सब कैटेगराइजेशन का फॉर्मूला सुजेस्ट करना था। यानी आइडिया ये था कि ओबीसी के लिए जो कोटा ऑलरेडी अवेलेबल है उसका बेनिफिट ओबीसी लिस्ट के अंदर ही ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा सकता है। जस्टिस रोहिणी कमीशन ने 31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट कर दी, लेकिन उस रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी और ओबीसी सब कैटेगराइजेशन का फाइनल फॉर्मूला क्या सुजेस्ट किया गया था उसकी कंप्लीट डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई थी। इसी तरह 2019 में बीपी शर्मा एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जिसका फोकस ओबीसी क्रीमी लेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करना था। तो इसलिए गवर्नमेंट के पहले के रिफॉर्म अटेम्प्ट्स का जो पैटर्न है वो ये रहा है कि एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म करने की बजाय उसके बेनिफिट्स को बेटर टारगेट कैसे किया जाए। लेकिन अब जो इनकम को रिजर्वेशन का मेन बेसिस बनाने वाली डिमांड उठाई जा रही है वो पहले के रिफॉर्म्स के कंपैरिजन में काफी बड़े चेंजेस मांग रही है और अब तो इसका पॉलिटिकल अपोज भी सामने आना शुरू हो चुका है। इन्होंने एंटी रिजर्वेशन ऑनलाइन कैंपेन को ओपनली क्रिटिसाइज किया और कहा कि रिजर्वेशन के राइट सिक्योर हैं और किसी को भी इन्हें छीनने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक इस डिबेट में बहुत ही केयरफुली चल रही हैं। ना तो कोई बड़ी पार्टी ओपनली पूरे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म करने की डिमांड को हजम कर पा रही है और ना ही सिर्फ इनकम बेस्ड रिजर्वेशन वाले मॉडल को ऑफिशियली सपोर्ट करने के लिए आगे आ रही है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है इलेक्शंस। अगले साल इन स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं और ऐसे टाइम पर रिजर्वेशन के इशू पर किसी एक साइड पर खड़े होना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बड़ा इलेक्टोरल रिस्क पैदा कर सकता है। इसलिए फिलहाल पॉलिटिकल पार्टीज रिजर्वेशन के डिबेट से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चलती हुई नजर आ रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।